वेलकम ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं सिद्धार्थ राव, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट एनएम कॉलेज हनुमानगढ़ से। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मूल अधिकारों से संबंधित है। और मूल अधिकारों पर चर्चा करने से पहले हमें ये जान लेना आवश्यक है कि आखिर मूल अधिकार या मौलिक अधिकार हम किसे कहते हैं और इनकी आवश्यकता क्या है, इनका महत्व क्या है। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि व्यक्ति और राज्य के जो आपसी संबंध हैं उनके अंदर समस्या सदैव ही बहुत अधिक जटिल रही है कि यानी व्यक्ति और राज्य इनका आपसी जो संबंध है यानी तालमेल है, इसके अंदर हमेशा समस्याएं आती रही हैं। और वर्तमान समय की जो डेमोक्रेटिक सिस्टम्स हैं उनमें इस समस्या ने जो है और भी ज़्यादा महत्व प्राप्त कर लिया है, क्योंकि मनुष्य को जो कुछ भी राज्य के प्रति अधिकार मिले हुए हैं उनके कारण उनके आपसी सामंजस्य के अंदर हमेशा आपस में जो एक तरीके का खींचतान कहें या आपस में एक तरह का विरोध चलता रहता है। यदि एक और शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नागरिकों के जीवन पर राज्य का नियंत्रण जरूरी है, तो दूसरी ओर राज्य की जो शक्ति है उस पर भी कुछ ऐसी सीमाएं लगी हुई होनी चाहिए जिससे कि राज्य मनमाने तरीके से आचरण करते हुए व्यक्तियों की स्वतंत्रता और उनके अधिकारों के विरुद्ध किसी तरह का गलत कार्य न कर सके, उनका शोषण न कर सके। मूल अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों के हित में राज्य की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का सबसे अच्छा उपाय है। फ्रांस की राज्य क्रांति ने विश्व को स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का जो संदेश दिया था, उस क्रांति के बाद फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने 1789 में जो नया संविधान बनाया, उस नए संविधान के अंदर मानवीय अधिकारों की घोषणा यानी डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन को शामिल करके नागरिकों के कुछ अधिकारों को जो संवैधानिक रूप दिया, उस संवैधानिक रूप देने की एक प्रथा उसने शुरू कर दी। इसके बाद धीरे धीरे ऐसी व्यवस्थाएं अन्य देशों के संविधानों में भी होने लगी। जैसे कि हम देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में इसके बाद 1791 के अंदर प्रथम जो 10 संविधान संशोधन किए गए उनके द्वारा, तो व्यक्तियों के लिए अधिकारों को संविधान का अंग बनाया गया और ये संशोधन ही सामूहिक रूप से उनके अधिकार पत्र यानी बिल ऑफ राइट्स कहलाए। इसका ये प्रभाव हुआ कि अन्य यूरोपियन राज्यों के अंदर भी संविधानों पर इस तरह का प्रभाव पड़ा और उन्हें भी इस तरह के अधिकारों को अपनाना पड़ा। प्रथम महायुद्ध के बाद अनेक पुराने राज्यों और युद्ध के बाद स्थापित होने वाले अनेक नए नए राज्यों के संविधानों के अंदर भी मूल अधिकारों का अब समावेश किया जाने लगा। और इस संबंध में हम देखें तो जर्मनी का वीमर संविधान और आयरलैंड का संविधान विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिन्होंने ऐसा किया। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में मूल अधिकारों का विचार और भी ज़्यादा यूँ कहें कि हम लोकप्रिय हो गया। और युद्ध के बाद जो नव स्वतंत्र देश थे जैसे कि भारत, बर्मा, जापान आदि, इन देशों के संविधानों का निर्माण हुआ और इन सभी के अंदर मूल अधिकारों को शामिल किया गया। 1945 के अंदर स्थापित अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है यानी यूएनओ के द्वारा भी 10 दिसंबर 1948 को मानवीय अधिकारों की सार्वलौकिक घोषणा यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के नाम से अंतर्राष्ट्रीय जो अधिकार पत्र है उसे स्वीकार किया गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मूल अधिकारों के विचार ने वर्तमान समय के अंदर एक सर्वमान्य धारणा का रूप धीरे धीरे ग्रहण कर लिया है। अभी में देखें कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि मूल अधिकार इतने आवश्यक हैं और उनका महत्व क्यों है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले तो मूल अधिकार हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, सबसे ज़्यादा प्रचलित जो दुनिया में है, उस प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए या यूँ कहें कि प्रजातंत्र के आधार स्तंभ हैं। और ये उन परिस्थितियों का निर्माण भी करते हैं जिनके आधार पर मेजॉरिटी की इच्छा या बहुमत की इच्छा निर्मित होती है और वास्तव में क्रियान्वित भी होती है। और वे इस दृष्टि से भी प्रजातंत्र के लिए ज़रूरी हैं कि उनके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण रूप से मानसिक, शारीरिक और नैतिक डेवलपमेंट के लिए उनके द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है और उन आधारभूत स्वतंत्रताओं और स्थितियों की व्यवस्था भी की जाती है जिसके बिना शायद सही रूप में नागरिक जीवन अपना व्यतीत नहीं कर सकते। और दूसरा ये है कि एक देश के राजनीतिक जीवन के अंदर एक दल विशेष की तानाशाही स्थापित होने से यदि कोई रोक सकता है तो वो ये मौलिक अधिकार ही हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एट प्रेजेंट यानी वर्तमान समय के अंदर निरंकुश राजाओं के व्यक्तिगत शासन का भय समाप्त हो गया है, लेकिन जो डेमोक्रेटिक सिस्टम्स हैं उन राज्यों के अंदर बहुमत की तानाशाही का भय जो है वो बराबर या निश्चित रूप से कहीं बना हुआ है। तो ये जो मूल अधिकार हैं वो शासकीय और बहुमत वर्ग के अत्याचारों से व्यक्ति की और विशेष रूप से माइनॉरिटीज़ की रक्षा करते हैं और इस तरीके से वो बहुमत का जो अत्याचारी शासन है उसकी जो आशंका बनी रहती है उसको कम करते हैं और रोकते हैं। इसी तरह मूल अधिकार जो है वो हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण, इन दोनों के बीच में एक तरीके का तालमेल स्थापित करते हैं।
और इनके द्वारा एक और तो जहाँ हम देखें कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानून हैं उन कानूनों द्वारा निश्चित सीमाओं में रहने के लिए बाध्य किया जाता है व्यक्ति को, तो दूसरी तरफ नागरिकों को शासन के स्वेच्छाचारी संचालन के विरुद्ध जनमत के निर्माण के लिए उचित अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। वैसे तो मूल अधिकारों का अपने आप में निश्चित रूप से महत्व है, लेकिन जब इन मूल अधिकारों को संविधान के द्वारा निश्चित कर दिया जाता है या इन्हें संविधान में अपना एक निश्चित स्थान दे दिया जाता है, तो इनका जो सम्मान है, इनका जो महत्व है, उसके अंदर और ज़्यादा वृद्धि हो जाती है और इससे उन्हें साधारण जो कानून है उनसे तुलनात्मक रूप से अधिक महत्वपूर्ण स्थान और पवित्रता प्राप्त होती है, क्योंकि इनके पीछे संविधान की शक्ति भी जुड़ जाती है और इससे वे एक तरह के अनुलंघनीय बन जाते हैं और जो विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो सत्ता है उसके लिए उनका पालन करना जरूरी हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो बनी रहे, इस बात की गारंटी ज़्यादा होती है। इस तरीके से जो मूल अधिकार हैं वो नागरिकों को न्याय और एक तरह के उचित व्यवहार की सुरक्षा प्रदान करते हैं और राज्य के बढ़ता हुआ जो हस्तक्षेप है उसको और व्यक्ति की स्वतंत्रता का जो स्वतंत्रता है उन दोनों के बीच में एक तरह का संतुलन हम मौलिक अधिकारों के माध्यम से स्थापित किया जाता है। भारतीय संविधान में भी मूल अधिकारों को शामिल किया गया है और भारतीय संविधान में उन मूल अधिकारों के उल्लेख की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के जो सदस्य हैं उन्होंने भी ब्रिटिश शासन के अत्याचार को उस समय प्रत्यक्ष रूप से देखा था और बहुतों के द्वारा उन अत्याचारों की जो भयानकता थी उसको भी स्वयं हमने अनुभव किया था उस समय। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक था, ये बिल्कुल स्वाभाविक था कि उनके द्वारा ये सोचा गया कि ऐसी व्यवस्था स्थापित कर देनी चाहिए जिससे अब शासन जो है वो जनता पर इस तरह के अत्याचार दोबारा न कर पाए। भारत के अंदर जो डेमोक्रेसी थी वो नई नई स्थापित हुई थी या उसे जो है स्थापित किया गया था और इस कारण भी नागरिकों के अधिकारों को विधानमंडल की इच्छा पर छोड़ देना ये कोई ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं थी। इसलिए उनकी इच्छा पर छोड़ने की बजाय हमारे संविधान निर्माताओं ने उचित समझा कि उन व्यवस्थाओं को हम हमारे संविधान के अंदर निश्चित स्थान पर स्थापित कर दें ताकि व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके सम्मान की रक्षा की जा सके, शासन के अत्याचार से उसकी रक्षा की जा सके। और इस संबंध में जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान सभा के अंदर उस समय कहा था कि भारत में इन अधिकारों को विधानमंडलों या सरकार की इच्छा पर छोड़ देना उचित नहीं था, क्योंकि भारत में लोकतंत्र पूर्ण रूप से अब तक पनप नहीं पाया है, इसलिए इन अधिकारों को संविधान में रख दिया गया। तो ये उसमें जो है इसी तरह की इच्छाएं अन्य जो संविधान जो निर्माता थे उनकी भी थी कि इस तरह के जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, उन्हें संविधान में स्थान दे दिया जाना चाहिए ताकि नागरिकों की सही रूप में जो है उनकी स्वतंत्रताओं की रक्षा हो सके। क्योंकि सभी कुछ नया था, हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम, हमारी व्यवस्थाएं, शासन व्यवस्था सभी कुछ नया था। तो ऐसे में उन शासन व्यवस्थाओं पर इस बात की गारंटी छोड़ देना कि नागरिकों की स्वतंत्रता को वो सही रूप में बनाए रखेंगे, उनके अधिकारों का वो सम्मान करेंगे, ऐसी जो है सोचना थोड़ा मुश्किल था। इसलिए इस बात की अधिकाधिक गारंटी के लिए उन्हें हमारी जो संविधान है उसमें स्थान दिया गया। और यदि हम देखें कि मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स का अर्थ क्या है या यूँ कहें कि डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो हम कह सकते हैं कि अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान के माध्यम से या संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य के द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, ऐसे अधिकारों को हम मूल अधिकार कहते हैं। इस तरीके से मूल अधिकारों को राज्य के द्वारा पारित विधियों से भी एक तरीके से उच्च स्थान दिया गया है और व्यक्ति के इन अधिकारों को जो है कुछ ऐसे आधार हैं जिनके आधार पर हम मूल अधिकार कह सकते हैं। जैसे व्यक्ति के पूर्ण मानसिक, भौतिक और नैतिक विकास के लिए ये अधिकार बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसके बिना उनके व्यक्तित्व का विकास जो है वो रुक जाएगा और पूर्ण रूप से विकास वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए डेमोक्रेटिक राज्य के अंदर प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के इन मूल अधिकारों को दिया जाता है। और इन अधिकारों को मूल कहने का दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि इन्हें देश की जो मूल विधि है अर्थात संविधान, उसमें स्थान दिया गया है और साधारणतः संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया के अलावा अन्य कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि इनके अंदर किसी तरीके का परिवर्तन किया जा सके। और तीसरा इनका मौलिक होने का कारण ये है कि साधारणतः ये मूल अधिकार अनुलंघनीय है, अर्थात कार्यपालिका, व्यवस्थापिका या बहुमत दल द्वारा इनका किसी भी तरीके से अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। यदि वे अतिक्रमण करते हैं तो इसकी व्यवस्था यानी इसको रोकने की व्यवस्था संविधान में की गई है। और साथ ही मूल अधिकार न्याय योग्य यानी जस्टिसेबल होते हैं,
अर्थात न्यायपालिका जो है इन अधिकारों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकती है। जब भी किसी संस्था के द्वारा इन मौलिक अधिकारों का हनन किया जाएगा, व्यक्ति इनकी रक्षा के लिए जो है न्यायपालिका के अंदर उपस्थित हो सकता है।